एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहां आ पहुंचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बिरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। कहो। वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरी अकल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं, बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? अगर आप दोनों की बेअक्ल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज कि आपके प्रिय बिरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची, पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खासकर कि मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बिरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है, मैं बिरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोड़ लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बिरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। लो कर लो बात। बादशाह अकबर का आदेश आया, लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूँ? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्मपत्नी की बातों में मत आओ। उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल वो बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बिरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं।
नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं। इस पर बीरबल ने एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। लालची लेनदार। एक दिन राज्य में रहने वाली फौजिया नाम की बुजुर्ग एवं अकेली महिला को हज पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने सारे गहनों को 1000 मोहरे के दाम पर बेच दिया। बहुत खूब, आखिरकार जिंदगी भर की मेहनत काम आई। फिर उस बुजुर्ग महिला ने उन 1000 मोहरों में से 250 हज यात्रा के लिए अपने पास रखे और बाकी के 7.5 मोहरों को एक कपड़े की छोटी पोटली में डालकर उसे अच्छे से धागे से सी दिया और उस पर एक मुहर लगा दी। और फिर वो उस पोटली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले लाला लेनदार के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, इसलिए कृपा होगी अगर आप मेरी इस जिंदगी भर की कमाई को कुछ वक्त के लिए अपने पास सुरक्षित रहने दो। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूंगी। अरे क्यों नहीं, परंतु क्या है इसमें? इसमें पूरे 750 सोने के मोहरे हैं। ये सुन तो लाला लेनदार की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मदद करने की ठान ली। ये देख फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई, परंतु उसे ये नहीं पता था कि लाला के मन में अब लालच आ चुकी थी। और फिर कई महीनों बाद फौजिया हज यात्रा से लौटी और लाला के पास जाकर अपने मोहरे की पोटली मांगी। लाला ने तुरंत तिजोरी से उस पोटली को निकालकर फौजिया को सौंप दी। महिला ने देखा कि पोटली अभी भी सिली हुई है और उस पर लगा मोहर भी वैसा का वैसा ही है जैसे वो हज यात्रा से पहले था। उसने लाला का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। परंतु घर पहुंचकर जब उसने पोटली खोली तो दंग रह गई। पोटली में तो सोने के मोहरों की जगह लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। वक्त जाया ना कर वो तुरंत लाला लेनदार के पास पहुंची और क्रोधित हो बोली, लाला, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। इसमें बंद सोने के मोहरे कहाँ गए? ये क्या कह रहे हो तुम? हमको क्या पता इस पोटली में क्या था? जिस हाल में तुम पोटली दे गई थी वैसे ही हमने वापस कर दी। देखो मुहर भी ठीक वैसा ही है। एक तो तुमने मदद की, ऊपर से इन लोहे के सिक्कों के लिए
तुम हम पर घिनौना इल्जाम लगा रही हो। छी छी छी, धुत। फौजिया समझ गई कि लाला की नियत में खोट है, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और वहाँ से निकल गई। फिर वो सीधा बादशाह अकबर के दरबार में आ पहुँची और न्याय की गुहार करने लगी। ये मामला तो बेहद पेचीदा है। अगर सिलाई टूटी नहीं, मोहर निकला नहीं, तो फिर इसमें से सोने के मोहरे कैसे गायब हो सकते हैं? बीरबल, अब सिर्फ तुम ही इस समस्या के धागों को खोल सकते हो। देखो कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिर बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस पोटली में मोहरे थे, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ हुजूर, मैंने अपने सभी मोहरों पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। फिर फौजिया ने अपने बचे कुचे मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, ये देखे हुजूर, ये चिन्ह इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता चलता है, और ठीक ऐसे ही चिन्ह मैंने सभी मोहरों पर लगाए हुए थे ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वाह, आपकी अक्लमंदी की तो दाद देनी होगी। इससे हमें गुत्थी सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। अब आप ये बचे हुए सिक्के और खुली हुई पोटली मेरे पास दीजिए। उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। फौजिया पोटली बीरबल को सौंप वहाँ से चली गई। फिर बीरबल ने ठीक वैसी ही कुछ और पोटलियाँ मंगाकर उनमें एक छेद कर दिया और फिर उन पोटलियों को एक एक कर नगर के प्रसिद्ध दर्जियों के यहाँ रफू करवाने भेज दिया। जब सभी पोटलियाँ रफू होकर वापस आई तो उनमें से एक पोटली ऐसी थी कि जरा भी पता नहीं चल रहा था कि उसमें कभी कोई छेद था। ये काम कमाल का है। इस दर्जी से तो मिलना पड़ेगा। जैसे ही दर्जी दरबार पहुंचा, बीरबल ने उसे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वो टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा तो उस दर्जी ने लाला लेनदार की पोटली में रफू करना स्वीकार लिया। ठीक है, अब ये बताओ, जब लाला ने तुमसे पोटली रफू करवाई तो उसमें क्या था? हुजूर, उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी। जी हुजूर, लाला ने पूरे 5 सोने की मोहरे दी और कहा कि ये बात किसी को पता न चले। अब वो मोहरे कहाँ है? हुजूर, 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अभी भी मेरे बटुए में हैं। दर्जी ने दोनों मोहरे सौंपे, जिसे बीरबल ने गौर से देखा तो पाया फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह उन पर मौजूद थे। सैनिकों, तुरंत ही लाला और फौजिया को हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद फौजिया और लाला हाजिर हुए और दर्जी को वहाँ देखकर लाला घबरा गया। उसकी ये घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या इसी लेनदार ने तुमसे यहाँ पोटली रफू करवाई थी? जी हाँ हुजूर। बहुत खूब। तो लाला, अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पर लाला अब क्या कहता? वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसने अपनी गलती स्वीकार ली, जिसके बाद उसे फौजिया को 3 गुना मोहरे जुर्माने के तौर पर देने पड़े। कहते हैं अपराधी हमेशा निशान छोड़ जाता है, परंतु इस बार तो पीड़ित ने ही निशान छोड़ इस जुर्म को सुलझा दिया। तुम कहो तो हम फौजिया को तुम्हारी जगह नौकरी पर रख ले। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अकबर की पहेली। एक दिन राज्य का कार्य समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर को अपने बचपन की एक पहेली याद आ गई, जो उनकी माँ ने उनसे पूछी थी। तो उन सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने उस पहेली को अपने मंत्रियों से पूछने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडली, बताओ इस पहेली का क्या उत्तर है? एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। ये सुन सारे मंत्री अपना सिर खुजाने लगे,
परंतु किसी के दिमाग में इस पहेली का उत्तर नहीं आया। बाकी मंत्रियों से तो वैसे भी अकबर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, परंतु बीरबल को भी उलझा हुआ देख बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम तो पहेलियां सुलझाने बुझाने में उस्ताद हो, तुमसे तो हम उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। वो दरअसल मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है महाराज। ये सुन तो दरबारी एकदम से चौंक गए। आखिर ये क्या हो गया? अक्लमंदी के लिए मशहूर बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं था। मौका देख शातिर मंत्री बोले, देखा बादशाह अकबर, आप इस बीरबल को यूं ही तवज्जो देते रहते हो। इसकी बुद्धि कोई खास नहीं बल्कि बकवास है, बकवास। ये सुन बीरबल का आत्मसम्मान जाग उठा और वे बोले, क्षमा कीजिए मुख्यमंत्री जी, भले ही इस वक्त मेरे पास इसका जवाब नहीं है, परंतु कल सुबह तक मैं इस पहेली का जवाब जरूर ढूंढ निकालूंगा। और अगर नहीं ढूंढ सके तो फिर मैं सलाहकार पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा है। इजाजत दीजिए महाराज। ये कहकर बीरबल वहाँ से इस पहेली का जवाब ढूंढने निकल पड़े और शातिर मंत्री मन ही मन बोले, इस बार तो बीरबल बस एक पहेली बनकर रह जाएगा। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? बीरबल उस पहेली को सुलझाने में इतना मदहोश हो गए कि कब रात हो गई उसका पता ही नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वो टहलते टहलते पड़ोस के गांव पहुंच गए हैं और तभी अचानक उनको तेज भूख लगी। अब इस वक्त मुझे खाना कहाँ मिलेगा? उन्होंने आसपास देखा तो एक घर के आंगन में एक छोटी लड़की खाना बना रही थी। वे उसके पास गए और बोले, सुनो बेटा, मैं हूँ बीरबल। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या भोजन बना रही हो? मेरा नाम लीला है और जैसे कि आप देख सकते हो मैं माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ। माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? खैर जाने दो। ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। पहले ही भूख के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा। महाराज की पहेली सुलझी नहीं और अब ये नया बवाल कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर शायद पिताजी नहीं होंगे, माताश्री के बारे में पूछ लेता हूँ। लीला, बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वो एक का दो कर रही है। एक का दो? अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। सौभाग्य से वहाँ लीला के माता पिता आ पहुँचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया और लीला की माँ ने बीरबल के भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद फिर से बीरबल का दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ और उन्होंने लीला से पूछा, लीला बेटी, तुम तो पहेलियाँ बनाने में माहिर लगती हो। भूख के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो क्या तुम ही उन पहेलियों का उत्तर दे सकती हो? लीला हंस पड़ी और बोली, मैं माँ को जला रही और बेटी को पका रही थी का मतलब ये हुआ कि मैं तूर की दाल बना रही हूँ और वो चूल्हा जलाने के लिए तूर के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग कर रही थी। तो हो गई ना वो माँ और बेटी। बहुत खूब। और पिताजी मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं और माताजी एक का दो कर रही है, इसका क्या अर्थ हुआ? बताओ तो जरा। मेरे पिताजी उनके एक दोस्त के अंतिम संस्कार के लिए गए थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए थे। आखिर हमारा शरीर भी तो मिट्टी से बना है। और रही बात माँ की, तो वो एक आया का काम करती है और वो पड़ोस के गांव में एक महिला के बच्चे के जन्म के अवसर पर गई थी, जिसका मतलब एक मनुष्य से दो मनुष्य बन गए। ये सुन सब हंस पड़े और तब बीरबल के मन में विचार आया कि क्यों न इस बच्ची को बादशाह के पास उनकी पहेली सुलझाने को ले जाया जाए। फिर क्या,
अगली सुबह दरबार में बीरबल लीला के साथ पहुँचे। ये क्या बीरबल, इस्तीफा के साथ अपनी बदली भी लाए हो? अब तुम्हारी जगह ये बच्ची काम करेगी क्या? इस्तीफा तो नहीं, पहेली का उत्तर ढूंढ लाया हूँ। महाराज, जरा वो पहेली इस लीला से पूछना। जरूर। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे, और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। अरे ये तो बहुत आसान है। एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे का मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे पृथ्वी है, और इसके बीच में एक तरबूज का अर्थ है इंसान, और ये अपने आप को काट रहा है, जिसका मतलब है इंसान अपने कर्मों से अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। वाह लीला वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम लीला नहीं, पहेलीला होना चाहिए था। ये सुन सभी हंस पड़े, सिवाय शातिर मंत्री के। रुको रुको, पर ये क्या बात हुई? उत्तर तो इस लड़की ने दिया ना, बीरबल ने नहीं। इसका मतलब बीरबल को इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री जी, शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस पहेली का उत्तर दूंगा, मैंने ये कहा था कि मैं उत्तर ढूंढ निकालूंगा। फर्क समझे? या छोटी लीला से कहूँ आपको समझाने? ये सुन शातिर मंत्री आग बबूला हो गए और बाकी लोग हंस पड़े। और हमने ये सीखा कि अगर आपके भीतर जवाब ना हो तो उसे बाहर ढूंढने में कोई हर्ज नहीं। बकरी का वजन। एक दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह अकबर के बढ़ते वजन पर एक चुटकुला सुना दिया, जिसे सुन सारे दरबारी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। परंतु बादशाह को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने सोचा, बीरबल नहीं जानता कि किसी के शरीर के बनावट का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। हमें उसे ये सबक सिखाना ही होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे उसे हम जैसे हट्टे कट्टे लोगों की तकलीफ का एहसास हो। और तभी बादशाह की नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ एक बकरी चाव से पत्तियां चबा रही थी। उसे देख बादशाह को एक तरकीब सूझी और वो बीरबल से बोले, बीरबल, चुटकुला तो बहुत बढ़िया था, पर किसी के वजन का मजाक उड़ाना आसान है, उसे घटाना बेहद मुश्किल। ये सुन शातिर मंत्री ने हंसना बंद किया और वो तुरंत उठ बोले, बिल्कुल सही कहा बादशाह आपने, ये आपकी तौहीन है। इस बीरबल ने तो आज सारी हदें पार कर दी। इसे इसी वक्त दरबार से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना था। क्या कहा तुमने? तो क्या तुम्हें हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं? हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या तुम्हें इस राज्य के महान बादशाह जो सबका इतना ख्याल रखते हैं इतने गैर जिम्मेदार लगते हैं? अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बीरबल समझ गए कि शायद आज उन्होंने गलती कर दी, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो दरअसल मेरा मतलब वो। हम कुछ नहीं जानते बीरबल। आज तुम्हें ये पता चलना ही चाहिए कि वजन को काबू करना कितना कठिन होता है। सिपाहियों, बाहर खड़ी उस बकरी को ले आओ। फिर क्या था, सिपाही तुरंत गए और बकरी को भीतर ले आए, जिसे देख सारे दरबारी अपना सिर खुजा के ये सोचने लगे, आखिर बादशाह के वजन का इस बेचारी बकरी से क्या लेना देना। ये बकरी देख रहे हो बीरबल, इसे भी हमारी तरह खाने पीने का शौक है। पशुओं के वैद्य जी ने इसका वजन आज सवेरे ही किया था, जिसके अनुसार ये पूरे 60 किलो की है। मैं तुम्हें इस बकरी को 1 महीने के लिए सौंपता हूँ, और जब तुम इसे लेकर लौटो
तो इसका वजन ना ही जरा भी कम ना ही ज्यादा होना चाहिए। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट गए और वो बोले, ये कैसे मुमकिन है महाराज? वो तो तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ और 1 महीने बाद इस बकरी के साथ तभी लौटना। अगर इसका वजन 60 का 60 किलो ही हो, ना ही थोड़ा ऊपर ना ही थोड़ा नीचे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी इस दरबार से हमेशा की छुट्टी। बीरबल तो बेचारा इस बार बहुत बुरा फंसा था, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था। इसलिए वो उस बकरी को ले वहाँ से चुपचाप निकल गए। इस बार बीरबल जरूर हलाल होगा। घर जाते समय रास्ते पर सारे लोग बीरबल को देखकर हंसने लगे, क्योंकि वो बकरी बीरबल के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके कारण बीरबल को उसे घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा था। जैसे तैसे बीरबल अपने घर तक उस बकरी को ले आए, परंतु आंगन पहुंचते ही वो बकरी सीधा दौड़ पड़ी पेड़ से पत्ते चरने। बीरबल उसे पकड़ने भागे ही कि तब वो बकरी छलांग मार दूसरे पेड़ की ओर दौड़ी और वहाँ के पत्ते चरने लगी। अरे अब इस भुक्कड़ बकरी का क्या करूं? इस तरह तो इसका वजन काफी बढ़ जाएगा और मेरी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या, वो बकरी यहाँ वहाँ खाने के लिए दौड़ती और बीरबल उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। और तभी बीरबल की पत्नी उर्वशी देवी घर से बाहर आई और अपने पति को यूं दौड़ता देख चौंक पड़ी। हैं? ये क्या तूफान मचा रखा है जी? बीरबल रुके और उन्होंने हाँफते हुए सारी बात उर्वशी को विस्तार से बताई कि किस तरह बादशाह ने इस बकरी के वजन की चुनौती उनको दी है, जिसे सुन उनकी पत्नी हंस पड़ी। हा 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 हा, जिस तरह आप इस बकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसके वजन का तो पता नहीं, पर आपका वजन जरूर कम हो जाएगा। खैर, खाना लग गया है, आके खा लो, और वो वजन कम हुआ है उसे बढ़ा लो। अपनी पत्नी की ये बात सुन बीरबल ने विचार किया और बोले, वाह भाग्यवान, तुमने तो मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। क्या मतलब? ये तो मैं बादशाह को ही बताऊंगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और बीरबल उस बकरी को दरबार में ले आए। तभी शातिर मंत्री बोल पड़ते हैं, अरे बीरबल, यहाँ अपनी हार का मातम मनाने आए हो क्या? वो तो इस बकरी का वजन करने पर ही पता चलेगा। महाराज, कृपया इजाजत दीजिए। और जब सिपाहियों ने उस बकरी का वजन जांचा तो उसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि बकरी का वजन अभी भी पहले की तरह 60 किलो ही था। ये कैसे मुमकिन है बीरबल? ये बकरी तो बहुत खाती है। सही कहा महाराज, चुनौती बड़ी थी पर उपाय बेहद छोटा। मैंने तो बस इतना किया, बकरी को दिन भर खाने देता और शाम को आंगन में एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता। इससे इस बकरी ने दिन भर जो कुछ भी खाया पिया होता, दौड़ते दौड़ते वो हजम हो जाता। इस कारण बकरी का वजन ना कम हुआ और ना ही बढ़ा। बीरबल की ये बात सुन अकबर हैरान हुए। वाह बीरबल वाह, तुमने बस चुनौती को ही नहीं पार किया, बल्कि हमें ये भी बताया कि नियमित व्यायाम और दौड़ कर हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो आप कहे तो आपके पीछे भी कुत्ता छोड़ दूं? ये सुन सारे लोग हंसने लगे और हमने ये सीखा कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है। चोर की दाढ़ी में तिनका। एक दिन महारानी अपने कमरे में परेशान हो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। तभी वहाँ बादशाह अकबर आ पहुँचे और पूछा, क्या हुआ महारानी साहिबा, सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं, आज सुबह से मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। एक अंगूठी के लिए इतना परेशान क्यों होना? कहो तो आपकी
10 उंगलियां हीरो की अंगूठी से भर दे। वो तो हम भी जानते हैं, पर ये कोई आम अंगूठी नहीं, हमारी शादी की अंगूठी है। क्या? वो तो हमारी पुश्तैनी अंगूठी है, जो हमारी परदादी ने हमारी परदादी को, परदादी ने दादी को, दादी ने हमारी माँ को, और हमारी माँ ने तुम्हें दी थी। आखिर तुमने वो खो कैसे दी? अब हम हमारी होने वाली बहू को उपहार में क्या देंगे? वो देखो, हमारा लाडला बेटा अभी से परेशान दिख रहा है। ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो अंगूठी आखिर गई कहाँ। आखिर बार जब मैं नहाने जा रही थी तो हमेशा की तरह मैंने गहनों को थाली में रख दिया था, और जब मैं वापस आई तो देखा वहाँ से बस अंगूठी गायब थी। इसका मतलब अंगूठी खोई नहीं, चोरी हुई है, और मुजरिम महल में से ही कोई है। तो फिर सोचना क्या, जल्दी से सबको काल कोठरी में डाल दीजिए, अपने आप तोते की तरह बोलने लगेंगे। नहीं नहीं, हम सिर्फ शक की बिना पर सारे दरबारियों पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। इससे उनका मनोबल और हम पर भरोसा कम होगा। इस समस्या को अब बस केवल एक बंदा ही सुलझा सकता है, और वो है बीरबल। फिर क्या, अकबर ने बीरबल को महल बुलाकर सारी बात विस्तार से समझाई, जिसे सुन बीरबल हंस पड़े। बीरबल, यहाँ हमारी पर दादी की अंगूठी खो गई है और तुम्हें हंसी आ रही है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ, अगर आपने अपनी सासू माँ की अंगूठी खो दी होती तो आपका क्या हाल हुआ होता। ये सुन बादशाह को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो बोले, सही कहा, आखिरकार जान है तो जहान है। ये सुन दोनों हंस पड़े, और तभी वहाँ महारानी आ पहुँची। यहाँ चिंता के मारे मेरी जान निकल जा रही है और आप लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं। जल्दी से अंगूठी ढूंढो, मेरी सास किसी भी वक्त आती होगी। क्या माँ जी आ रही है? हाँ, उनका खत आया था। पता नहीं उनको भी आज ही क्यों आना था। उन्होंने अंगूठी के बारे में पूछ लिया तो हम सब की खैर नहीं। हाँ बीरबल, अब तो ये समस्या हमें माँ के आने से पहले ही सुलझानी होगी। ये तो दुगनी मुसीबत हो गई। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, अब आप एक काम कीजिए, उस वक्त स्नान कक्ष के बाहर जितने भी सैनिक, सेवक और दासियां तैनात थी, उन्हें दरबार में हाजिर कीजिए। उम्मीद है कि हमें चोर जरूर मिल जाएगा। और नहीं मिल पाया तो? वो तो फिर आपकी सास ही बता सकती है। बीरबल के कहे अनुसार सभी को दरबार में इकट्ठा होने का आदेश दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, महारानी साहिबा की बेहद अमूल्य अंगूठी खो गई है, और क्योंकि घटना के वक्त आप सब वही मौजूद थे, इसलिए शक सीधा आप पर जाता है। पर मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। जिसने भी वो अंगूठी ली है, वे अपना जुर्म कबूल करे, वरना अंजाम बुरा होगा। बीरबल ने सभी की ओर देखा तो कोई सामने नहीं आया। मैं एक और मौका देता हूँ। मुजरिम, अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि असली चोर कौन है वो मैं पहले से जानता हूँ। ये सुन तो सभी चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? तुम्हें असली चोर के बारे में कैसे पता? वो दरअसल कल मेरे सपने में बादशाह की परदादी आई थी, जिन्होंने आज की होने वाली घटना के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई अंगूठी का चोर होगा, उसकी दाढ़ी में एक तिनका होगा। बीरबल की ये बात सुन उन सेवकों में से एक सेवक ने सबकी नजरें बचाकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मानो तिनका ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल जो बारीकी से सबको देख रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति की इस हरकत को पकड़ ली और तुरंत कहा, क्या हुआ भाई साहब, दाढ़ी में कुछ चुभ रहा है क्या? वो दरअसल कुछ नहीं,
बस यूं ही थोड़ी खुजली हो गई थी। खुजली तो तुम्हें है, इसलिए तो अंगूठी चोरी की है तुमने। ये सुन तो वो सेवक चौंक गया और क्रोधित हो बोला, क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, कुछ ही देर में बड़ी महारानी यहाँ आने वाली है। ये सफाई तुम उन्हें देना। बड़ी महारानी का नाम सुन तो सेवक के पाँव थर-थर कांपने लगे। वो जानता था कि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। इसलिए वो घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। कृपया ये बात बड़ी महारानी से मत कहना। सेवक ने अंगूठी निकालकर बीरबल को सौंपी और उसे कुछ वक्त के लिए काल कोठरी में डाल दिया। चलो, मुसीबत टली। और तभी वहाँ आन पधारी बड़ी महारानी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जो देख महारानी खुद से बोली, आसमान से गिरे खजूर में अटके। और हमने ये सीखा कि सच बोलने से हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं।